नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अनधिमान वक्र विश्लेषण इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का संबंध। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कीमत प्रभाव का विभाजन। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट क्रियाशील होता है, जहां हमने देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर निश्चित रूप से उस वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी प्रभावित होती है। उसकी मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है कीमत में परिवर्तन का, उसके लिए दो चीज़ें क्रियाशील हो जाती हैं। एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण और दूसरा होता है आय प्रभाव के कारण। अर्थात यहाँ हम देखें, जैसा हम यहाँ लें कि अक्स वस्तु ले लें और अक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ मान लें कि उस वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर उपभोक्ता जो वस्तु सस्ती हुई है उसे महंगी वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग में लेगा। ठीक यहाँ हम आय प्रभाव को समझें तो हमने देखा W/P, जिसे वास्तविक आय रियल इनकम कहा है। यहाँ W ये ले लें कि 1000 और कीमत मान लें कि 10 है, तो निश्चित रूप से यहाँ वास्तविक आय का मान होगा, रियल इनकम का मान होगा 100। अगर ये 1000 और ये कीमत 5 हो जाए तो यहाँ रियल इनकम हो जाएगी 200। अर्थात यहाँ वास्तविक आय रियल इनकम में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये क्या होगा, इनकम इफेक्ट होगा। और यहाँ हुई वृद्धि के कारण निश्चित रूप से वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी प्रभावित होगी। हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण क्वांटिटी पर कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना आय प्रभाव इनकम इफेक्ट के कारण पड़ेगा। यहाँ हम उसके लिए 3 वस्तुएं लेंगे, 3 गुड्स लेंगे। एक सामान्य नॉर्मल गुड्स, एक लेंगे हीन इन्फीरियर गुड्स और एक लेंगे गिफिन वस्तु। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तीनों स्थितियों में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण क्या होगा कि वस्तु की अगर कीमत में कमी होगी तो निश्चित रूप से उसकी क्वांटिटी में वृद्धि होगी। अर्थात कीमत में कमी और उसकी मात्रा में क्वांटिटी में वृद्धि, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कीमत और मांग मात्रा क्वांटिटी में हम संबंध को देख रहे हैं और वो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। यानी कीमत में कमी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी क्वांटिटी में क्या होगी, वृद्धि। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी में क्या होगी, कमी होगी। तो निश्चित रूप से हम यहाँ कहेंगे अगर वस्तु की कीमत में कमी होगी तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु की जो मांग मात्रा है क्वांटिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऐसा ही हीन वस्तु में होगा और ऐसा ही कौन सी वस्तु में होगा, गिफिन वस्तु में होगा। जैसे मैं यहाँ लूँ कि सामान्य वस्तु की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण इतनी वृद्धि हुई है, अर्थात 1 से ये 2 पॉइंट पर चलेगी। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ हीन वस्तु की स्थिति में देखें और इसी प्रकार हम गिफिन वस्तु की स्थिति में देखें, यानी ये 1 से 2 वृद्धि हुई है, वो किसके कारण हुई है, प्रतिस्थापन के प्रभाव के कारण। और वो भी कब, जब वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है। अगर वस्तु की कीमत में प्राइस में वृद्धि होती, इंक्रीज होता, तो निश्चित रूप से इनकी क्वांटिटी में क्या होती, कमी होती, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलवेज नेगेटिव यानी ऋणात्मक संबंध है। अब यहाँ हम देखें कि आगे जो प्रभाव पड़ेगा ये 2 से 3, ये है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये इसके कारण यहाँ हम देखें सामान्य वस्तु की स्थिति में ये 2 से 3 पॉइंट पर गया है, इतनी वृद्धि हुई है। अगर पूरा टोटल कीमत प्रभाव देखें तो वो 1 से लेकर ये 3 तक, यानी ये टोटल, अर्थात ये प्लस और ये प्लस, ये टोटल जो वृद्धि हुई है उसको हम कहेंगे कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट। परंतु यहाँ 1 से 2 जो वृद्धि हुई है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण और 2 से 3 हुई है वो आय प्रभाव के कारण। परंतु यहाँ हीन वस्तु की स्थिति में देखें तो हीन वस्तु की स्थिति में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि हीन वस्तुओं की स्थिति में जो आय प्रभाव है वो नेगेटिव होता है। अर्थात कीमत में कमी होने पर उसकी जो रियल इनकम, वास्तविक आय में वृद्धि हुई, उसके फलस्वरूप उपभोक्ता उसकी उपभोग मात्रा क्वांटिटी में क्या कर देता है, कमी कर देता है। यानी ये 2 से 3 जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है, आय प्रभाव के कारण। अर्थात यहाँ आय प्रभाव क्या है, ऋणात्मक है। इस प्रकार यहाँ हम कीमत प्रभाव की बात करें तो 1 से 3 ये कीमत प्रभाव है। परंतु ऊपर सामान्य वस्तु की स्थिति में देखें कि 1 से 3 जो
ये कीमत प्रभाव है वो अपेक्षाकृत बड़ा है। यहाँ मांग का नियम भी क्रियाशील होता है। कीमत में कमी होने पर यहाँ क्वांटिटी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हीन वस्तु की स्थिति में भी हो रही है, लेकिन सामान्य वस्तु की अपेक्षा यहाँ वृद्धि क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हुई कम? क्योंकि यहाँ आय प्रभाव क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, जो कि उसकी क्वांटिटी में क्या कर देता है, कमी कर देता है। अब यहाँ हम देखें ये गिफिन वस्तु की स्थिति में, तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ये 1 से 2 इस बिंदु पर आ गया। लेकिन आय प्रभाव क्या है, यहाँ ऋणात्मक है, लेकिन ये प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या है, बड़ा है। इसलिए ये 1 से 3 क्या है, कीमत प्रभाव, इतनी इसकी क्वांटिटी में क्या हो गई, कमी हो गई। यानी ये 2 से 3 इतना बड़ा क्या है, ये आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है और ऋणात्मक है। और साथ ही साथ वो क्या है, यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा, प्रबल है, शक्तिशाली है। इसलिए यहाँ उसकी क्वांटिटी में, उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब कीमत में कमी, उसकी क्वांटिटी में भी कमी, अर्थात यहाँ मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। यहाँ एक बात और आप साथ ही साथ नोट आउट कर लेना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हीन वस्तु की स्थिति में हमने देखा कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, जबकि जो गिफिन वस्तु है उसकी स्थिति में भी आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हम देखें कि दोनों वस्तुओं की स्थिति में जो आय प्रभाव है वो क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं जो गिफिन वस्तु है वो एक प्रकार की क्या है, घटिया वस्तु है, निम्न वस्तु है, इन्फीरियर गुड्स है। लेकिन गिफिन वस्तु की स्थिति में जो आय प्रभाव ऋणात्मक तो है ही, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या है, बड़ा है। इसलिए सारी की सारी जो हीन वस्तु है वो गिफिन वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि जो गिफिन वस्तु है उसके लिए अभी मैंने बताया कि आय प्रभाव है वो नेगेटिव तो होना ही चाहिए, परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा, प्रबल होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं सारी की सारी गिफिन वस्तु घटिया वस्तु तो होती है, क्योंकि घटिया वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, परंतु सारी की सारी हीन वस्तु गिफिन वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि गिफिन वस्तु के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा होना चाहिए। इन सभी को हम रेखा चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ इस कीमत प्रभाव का विभाजन 2 पद्धतियाँ, 2 अप्रोच हैं, जो कि एक तो है हिक्स की विधि और एक है स्लट्सकी की विधि, जिसकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की थी। हिक्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव को जो प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था क्षतिपूर्वक परिवर्तन, कंपेस्टिंग वेरिएशन के आधार पर, जबकि जो स्लट्सकी है उसने प्रतिस्थापन प्रभाव लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस के आधार पर प्राप्त किया था। यहाँ हम तीनों वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहली वस्तु हम यहाँ ले रहे हैं सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। ये प्रारंभिक बजट लाइन है, और ये बजट लाइन कैसे प्राप्त करते हैं इसकी भी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी कि उपभोक्ता की आय व दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर हम इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये IC1 है, ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, जो कि एक दूसरे को Q बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं यहाँ, और इतनी मात्रा का वो क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कितनी OM मात्रा का अक्ष वस्तु की। साथ साथ आप ये डायग्राम बनाते भी जाइए। इसी प्रकार अपन यहाँ हीन वस्तु की स्थिति में देखें तो यहाँ भी ये स्थिति होगी कि ये प्रारंभिक बजट लाइन है और ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, और इस Q बिंदु पर ये साम्य की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, और OM मात्रा का ये प्रयोग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों की कंडीशन एक जैसी है। यहाँ गिफिन वस्तु को भी देखें तो ये भी बड़ा आसान सा काम है। ये प्रारंभिक बजट लाइन है और ये प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, जो कि एक दूसरे को अपन यहाँ देखें कि इस Q बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, और कितनी मात्रा, OM मात्रा का ये प्रयोग कर रहा है। दोस्तों किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभिक जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है, आपने बना लिया होगा तीनों वस्तुओं का। अब हम देखें यहाँ कि वस्तु की कीमत में, अक्ष वस्तु की कीमत में, प्राइस में कमी होती है, तो ये बजट लाइन कौन सी स्थिति में आ जाती है, PL2, जो भी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था। जिन साथियों ने ये वीडियो नहीं देखे वो अवश्य रूप से देखें। और यहाँ उपभोक्ता ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व IC2 है, उसके R बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए उसकी यहाँ कीमत में जो कमी हुई उसके कारण उसकी रियल इनकम में जितनी वृद्धि हुई उसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ जो वास्तविक आय था, रियल इनकम थी, उसको कांस्टेंट लेकर चला था। तो यहाँ आय में इतनी कमी करेंगे कि वो पुनः उसी अनअधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए। अर्थात यहाँ ये जो कंपेंसेटिंग वेरिएशन किया हमने पी ए मात्रा का किया, इसलिए ये बजट लाइन कौन सी स्थिति में आ गई, ए बी स्थिति में आ गई, और ये प्रारंभिक जो इंडिफरेंस कर्व है उसको एस बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ आप स्लट्सकी का भी बना सकते हो, उसको आप अलग से डायग्राम के द्वारा बनाना। और स्लट्सकी ने क्या किया, इतनी आय में कमी की जाए कि वो पहले वाले जो साम्य बिंदु है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहाँ पहुँच जाए। इसलिए इसकी ये बजट लाइन है उसको क्यू बिंदु से होकर निकाला था, परंतु यहाँ क्यू पॉइंट पर हमने देखा था उपभोक्ता इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है, इसलिए स्लट्सकी के प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए हमने एक और इंडिफरेंस कर्व खींचा था। तो दोस्तों उनको आप उस स्लट्सकी के जो कि यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव को आप अलग डायग्राम के द्वारा बना लेना। यहाँ हम देखें कि ये क्यू से एस पर जो गति हुई है, जो उपभोक्ता पहुंचा है, गमन किया है उसने, या फिर ये एम के मात्रा जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ये वृद्धि हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर यही हम देखें कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में कमी हुई और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण यहाँ उसकी जो मांग मात्रा है, क्वांटिटी में है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अर्थात यहाँ कीमत और क्वांटिटी के मध्य संबंध को देखें, डायरेक्शन को देखें तो वो कैसा है, नेगेटिव है। परंतु मात्रात्मक रूप से यहाँ देखें, क्वांटिटी के आधार पर देखें तो कीमत में कमी होने पर इसकी मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम देखें इस स्थिति में ठीक इसी प्रकार इसमें भी जो हीन वस्तु है, इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में भी देखें कीमत में कमी होने पर ये बजट लाइन इस स्थिति में आ गई। ठीक, इतनी कमी की जाए कि उपभोक्ता पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए, यानी ये ए बी बजट लाइन है और इस एस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार ये क्यू से एस पर गया है, या ये एम एच जो वृद्धि है वो क्या है, यहाँ प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हुई है। अर्थात ये क्यू एस जो गति हुई है, उपभोक्ता गया है, वो किसके कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। यह एम एच जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, प्रतिस्थापन प्रभाव के। यानी जैसा हमने सामान्य वस्तु में देखा ठीक वैसा का वैसा यहाँ हीन वस्तु इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में है। आगे चले तो गिफिन वस्तु की स्थिति में भी देखें कि जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी हुई ये इस स्थिति में आ गई। ठीक है, और यहाँ उसकी प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए इसकी आय में इतनी कमी की जाए कि पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर चला जाए, तो ये बजट लाइन ये हो गई, और ये इस इंडिफरेंस कर्व को एस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार ये क्यू से एस पर उपभोक्ता गया है, या ये एन एच जो परिवर्तन हुआ है उसकी मात्रा में, क्वांटिटी में, तो वो किसके कारण हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। सॉरी, एन एच नहीं, यहाँ आप लोगे एम एच, ये क्यू से एस, ये किसके कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः अपन ऊपर चलते हैं सामान्य वस्तु की स्थिति में। जैसे ही हमने प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त कर लिया तो हम वापस उसकी आय को लौटा देते हैं। तो वापस उसकी आय में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण ये वापस इस आर पॉइंट पर चला जाता है, अर्थात इंडिफरेंस कर्व IC2 और ये बजट लाइन PL1 के स्पर्श बिंदु आर पर उपभोक्ता साम्य की स्थिति में। तो ये है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ इस आय प्रभाव के कारण कितनी वृद्धि हुई है, KN। अभी हमने शुरू में बात की थी कि सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स की स्थिति में क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी वृद्धि होती है और आय प्रभाव के कारण भी वृद्धि होती है। इसलिए हमें ये जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, और कौन सी वस्तु का बना रहे हैं, सामान्य क्या, और कौन सी स्थिति में, वस्तु की कीमत में कमी की स्थिति में। इसलिए ये इस लाइन से इसको आगे की तरफ स्पर्श कराना है। क्यों, अगर यहाँ बीच में स्पर्श करा देते तो यहाँ हम देखेंगे कि ये आय प्रभाव क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता, अर्थात उसके कारण उसकी मांग मात्रा, क्वांटिटी में क्या होती, कमी होती। जैसा हम यहाँ देखें, इसमें इस हीन वस्तु की स्थिति में देखें तो आर यहाँ स्पर्श करवाया है, ये देखिए आप। तो इसके कारण यहाँ हम देखें आय प्रभाव के कारण
यहाँ ये TH मात्रा में जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है? इनकम इफेक्ट के कारण। अर्थात ये S से R पर उपभोक्ता गया है पॉइंट पर, वो किसके कारण गया है? आय प्रभाव के कारण। इसलिए आप यहाँ बिल्कुल बारीकी से समझ लेना कि अगर हमें घटिया वस्तु का डायग्राम बनाना है तो हमें इस प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में कहीं इसको स्पर्श कराना है। ठीक, यहाँ हम देखें गिफिन वस्तु की स्थिति में, तो गिफिन वस्तु की स्थिति में हमने देखा कि कीमत में कमी होगी तो उसकी क्वांटिटी में भी क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि ये मांग के नियम का एक अपवाद है। तो इसलिए हमने यहाँ ये प्रतिस्थापन प्रभाव के इस तरफ पीछे की तरफ इसको स्पर्श करवाया है। इसका मतलब ये HN जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है? इनकम इफेक्ट के कारण। अर्थात यहाँ प्राइस इफेक्ट कितना है? NM है। ये गिफिन वस्तु का है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे कि बड़ा आसान सा काम है इसकी स्थिति में। यहाँ हमने देखा कि ये इतनी वृद्धि तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और इतनी वृद्धि किसके कारण? आय प्रभाव के कारण। और ये टोटल वृद्धि किसके कारण हुई है? प्रतिस्थापन टोटल वृद्धि हुई है कीमत प्रभाव के कारण, प्राइस इफेक्ट के कारण। ये है सामान्य वस्तु का। ठीक है, अब मैं यहाँ इस कीमत में वृद्धि का चित्र बना देता हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए, बड़ा आसान सा काम है। ये प्रारंभिक बजट लाइन है PL1। ठीक है, और कीमत में वृद्धि की स्थिति में ये कौन सी स्थिति में आ गई? इस स्थिति में आ गई। ठीक है, और यहाँ पहले ये R पॉइंट पर सामने पर था और ये ON मात्रा का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, अब प्रतिस्थापन प्रभाव प्राप्त करने के लिए यहाँ कीमत में वृद्धि हुई, इसलिए ये बजट लाइन इस स्थिति में आ गई थी, इस स्थिति में। ठीक है, अब इसकी जो कीमत में वृद्धि हुई उसके फलस्वरूप इसकी रियल इनकम में क्या हो गई? कमी हो गई। जैसा कि हमने देखा था कि जो मौद्रिक आय है वो कितनी है? 1000। कीमत अगर अब 10 लें तो यहाँ वास्तविक आय कितनी होगी? 100। अब कीमत में वृद्धि होगी, मान लो ये 20 हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो रियल इनकम कितनी होगी? 50 हो गई। तो उपभोक्ता को उसी लेवल पर ले जाने के लिए इसकी आय में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी, और इतनी की जाए कि पुनः उसी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच जाए। तो ये हमने ये बजट लाइन बनाई और इस S बिंदु पर ये स्पर्श है, और इस प्रकार ये HN जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। या हम यूँ कहें कि RS जो उपभोक्ता गया है वो किसके कारण गया है? प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। ठीक है, तो यहाँ वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी क्वांटिटी में क्या हो रही है? कमी हो रही है। N से H पॉइंट पर चला गया, इसका मतलब NH कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब सामान्य वस्तु की स्थिति में भी क्या होगा? जब यहाँ उसकी आय में, वास्तविक आय में, रियल इनकम में कमी होगी तो वो उसकी उपभोग मात्रा क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि हमने देखा सामान्य वस्तु की स्थिति में जो आय प्रभाव होता है वो होता है धनात्मक। अगर कीमत उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो उसकी उपभोग मात्रा में वृद्धि होगी, और आय में कमी होगी तो उसकी उपभोग मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि उसकी आय वापस लौट ले लें, इससे छीन लें, तो वापस ये कौन से इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा? इस वाले, इसको आप IC1 लेंगे, और यहाँ Q बिंदु पर साम्य की स्थिति में है। अर्थात ये HN तो कमी हुई है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और ये MH जो कमी हुई है वो किसके कारण हुई है? किसके कारण? आय प्रभाव के कारण। और टोटल जो कमी हुई है ये MN जो किसके कारण हुई है? आपकी प्राइस इफेक्ट कीमत प्रभाव, क्योंकि कीमत प्रभाव का हम देखेंगे 2 योग कीमत प्रभाव बराबर क्या होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। यानी इतनी जो HN जो परिवर्तन हुआ है वो तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, और MH जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण? आय प्रभाव के कारण। ठीक है, आपको यहाँ अगर घटिया वस्तु की, इन्फीरियर गुड्स की स्थिति में कीमत में वृद्धि का डायग्राम बनाना है तो आपको इसको कहाँ स्पर्श कराओगे? इन दोनों के बीच के पॉइंट, अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो उसका आप डायग्राम बना लेना। और अगर गिफिन वस्तु का बनाना है तो इस R पॉइंट से इस तरफ बनाओगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वस्तु की कीमत में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो कीमत में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से गिफिन वस्तु की स्थिति में उसकी क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हम देखेंगे गिफिन वस्तु की स्थिति में जो आय प्रभाव है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का कारण यहाँ है कि आय में वृद्धि होती है तो उसकी उपभोग मात्रा में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, और आय में कमी होने पर उसकी उपभोग मात्रा में क्या होगी?
आय में कमी होने पर उसकी उपभोग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये दोनों वस्तुओं की स्थिति में होता है, चाहे हीन वस्तु हो चाहे गिफिन वस्तु हो। परंतु गिफिन वस्तु की स्थिति में हमने देखा कि जो आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है, वो प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा प्रबल होता है। इसलिए कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी उपभोग मात्रा, क्वांटिटी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चूँकि हमने मांग के नियम के अंतर्गत देखा कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा, क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए थी, कमी होनी चाहिए थी। परंतु गिफिन वस्तु की स्थिति में ऐसा नहीं होता है, अर्थात गिफिन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। मिस्टर गिफिन ने इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लिया था ब्रेड का। ये ब्रेड को वहाँ मास के आधार पर या मास से तुलना करें तो ये जो ब्रेड है वो घटिया वस्तु है एक प्रकार की, जिस पर बहुत बड़ा आय का हिस्सा खर्च होता है। इसलिए उसकी कीमत में अगर कमी हो जाती है तो उसकी आय का बहुत बड़ा भाग उपभोक्ता के पास बच जाता है, क्योंकि उस ब्रेड पर उपभोक्ता अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है। इसलिए उसकी कीमत में कमी हुई तो उसकी आय में बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस ब्रेड को छोड़कर उससे अच्छी वस्तु का ज़्यादा प्रयोग कर लेता है। इस कारण उसकी कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा, क्वांटिटी में क्या कर दी जाती है, कमी कर जाती है। तो ये गिफिन वस्तु की स्थिति में, ये घटिया वस्तु की स्थिति में, ये कीमत की वृद्धि की स्थिति में आप इस डायग्राम को बना लेना। यहाँ ये देखिए गिफिन वस्तु की स्थिति में जो हमने ये डायग्राम देखा, यहाँ ये IC1 इंडिफरेंस कर्व को हमने इस पॉइंट से आगे की तरफ किया है, क्योंकि ये x1 जो परिवर्तन हुआ है ये टोटल रूप से हम किसको कहेंगे, कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट, जिसमें ये प्रतिस्थापन प्रभाव तो कितना है, ये EH, यानी इतना परिवर्तन किसके कारण हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ क्या कर रहा है कि कीमत में वृद्धि की स्थिति में यहाँ उसकी क्वांटिटी में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। लेकिन ये E1 से H को, ये क्या है, आय प्रभाव, अर्थात इतनी ये X2 X1 क्या है, आय प्रभाव है, जो कि प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा है। इसलिए ये उसकी उपभोग मात्रा में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसलिए शुद्ध रूप से हम कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट देखें तो वो कितना है, X1 है। तो दोस्तों आप ये डायग्राम समझ गए होंगे और आप इनको साथ साथ एक दो बार वीडियो देखिए और इनको आप नोट आउट अपने नोटबुक पर इन डायग्राम को बनाइए, बिल्कुल समझ में आएगा, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। गिफिन वस्तु की स्थिति में एक बार दोबारा सुन लीजिए, आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात उसकी आय में वृद्धि होने पर उसकी क्वांटिटी में कमी कर दी जाती है, लेकिन वो प्रतिस्थापन प्रभाव से प्रबल, बड़ा शक्तिशाली होता है। इसलिए वहाँ मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता है। चूँकि हमने आय प्रभाव के अंतर्गत दो वस्तुएं समझी थी, सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स जिसको सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं, और एक है हीन वस्तु। तो जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य रूप से देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन बात करेंगे तुलनात्मक मांग वक्र, जिसके अंतर्गत हम हिक्स, स्लट्सकी और मार्शल के द्वारा जो मांग वक्र का निरूपण होता है, डेरिवेशन होता है, उसको अपन देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद।